कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। यह कभी मत सोचना कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ-साफ बता सकती हो। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा, देखो, मेरे बच्चे मुझे तापस कहते हैं, तुम भी मुझे भई कहकर बुला सकते हो। उस दिन मैं उन्हें तापस कहने लगी। मैं तातुस कहकर उन्हें बुलाते तो वो बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की। कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुस के 3 लड़के थे। उस समय एक ही को मैंने देखा था और मैं उनका सबसे छोटा लड़का। उसके मुँह में जैसे जुबान ही नहीं थी, किचन में काम कर रही थी, तब भी वह चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर स्वयं चाय बना लेता। उसकी आदत ही कम बोलने की थी, मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। अब उसने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का यानी कि तुम्हारा बड़ा भाई। अब तो उसकी इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी, तो तापस ने बुलाकर कहा, बेबी, तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने हाँ कहा तो बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, तुमने ठीक नहीं किया बेबी। घर बदलने की बात नहीं है, बल्कि ना बताने की बात। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे बड़ी भूल हो गई। एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें बहुत दुख हुआ। है तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि उनको पता कैसे चला कि मैंने घर बदल लिया। तो उन्होंने ही कहकर बात साफ की कि सुनील आए थे। सुनील वही लड़का है जो मोटर ड्राइवर है। उन्होंने बताया कि अभी सोच ही रही थी कि उनको कहाँ सुनील को कहाँ से पता चल गया होगा। तो तातुस ने फिर कहा कि सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहां तुम्हें मैं देख उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चले गए। तापस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए तो सुनील उनको दूध लेने गए तो सुनील वहां मिला था। देखकर सुनील ने पूछा कि बेबी, क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती? तापस के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा, बेबी अब वहां नहीं रहती जहां पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है शायद अब आपके पास नहीं हो। तापस मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ, मुझे इनको बताना तो चाहिए था। जब मेरी इतनी परवाह करते हैं तो इनको खबरें तो होनी चाहिए कि मैं कहाँ क्या कैसे हूँ। मैं थोड़ी देर मेरी ओर देखते रहे, बेबी फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। मैं बोली, तो जाओ अपना काम करो। तो जब उन्हें बुलाते हैं तो बेबी क्या कर रही होती है? डस्टिंग। वहां एक कमरे में 3 अलमारियां होती हैं। 3 अलमारियां, और 3 अलमारियां किससे भरी होती है? किताबों से भरी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफी किताबें थी। कभी कभी मैं दो एक किताबें खोल कर भी देखती। एक दिन मैं उससे कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तापस वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पलट रही थी। उसी दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई, चाय बनाकर उन्हें देने गई, तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगे। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, छठी 7वीं तक। क्योंकि इनके जीवन परिचय में 7वीं क्लास आया है। 7वीं में पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छूटी है। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा। मेरी बात सुन पाते कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। अगले दिन में आए तो मुझे देख वह हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर हमेशा हंसी ही रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा तो जैसे है ही नहीं। बोलते भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता। उन्हें देख मुझे श्री रामकृष्ण याद आए। ये श्री रामकृष्ण वही है, कलकत्ता से संबंध है, स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। और इन्होंने ही स्वामी विवेकानंद बनाया। इन्होंने ही कहा स्वामी विवेकानंद को कि मुझे भगवान वैसे ही ठीक दिखाई दे रहे हैं जैसे तुम मुझे सामने दिखाई दे रहे हो। स्वामी विवेकानंद और भारत की आजादी में बहुत बड़ा इनका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सहयोग है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने हमें अपने आप पे गर्व करना सिखाया। स्वामी विवेकानंद को जितना भी ज्ञान है वो इन्होंने दिया। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहां से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती। और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी ही बातें मुझे बताने लगे। मैं बात उसके पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वो बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देखते हुए झट से कहा, हाँ, कई तो हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। एक बार हम फिर से लेंगे सबके नाम। रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय।
मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से देखने लगे, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है? मैंने कहा शौक होने से भी क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो, अभी तक पढ़ता हूँ, तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी है, मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती। उन्होंने उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ तो ये क्या लिखा है। मेरी आवाज आ रही है ना जी? जी मैंने सर। देखकर पूछा, हाँ सर, आ रही है। पढ़ तो ठीक ही लूंगी, धन्यवाद सर। फिर सोचा, लेकिन गलती हो गई तो क्या। मैंने फिर सोचा, कह दूंगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुस मेरे मुंह की ओर देखे ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो न, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, अमार में बेला तस्लीमा नसरीन। तातुस बोले, तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। मैं हंसने लगी। वे बोले, यह किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई। रोज उसमें से एक एक दो दो पेज लेकर पढ़ने लगी। अब कौन सी किताब वो लेकर घर आती है और कौन सी किताब के एक एक दो दो पेज वो पढ़ने लग जाती है, ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। तो अमार में बेला तस्लीमा नासरीन। अमार में बेला तस्लीमा नासरीन बांग्ला। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। कितनी बढ़िया बातें बीच बीच में आ जाती है ना, मोटिवेट करने के लिए। किताब पढ़ने में पहले मुझे बड़ी थोड़ी दिक्कत होती थी, चीज में पहले थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर हम छोड़ देते हैं। हर चीज में पहले थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर हम प्रयास करते हैं। दोनों कामों में हम लोग करते हैं। जब प्रयास कर रहे होते हैं, फिर उस काम में मजा आना शुरू हो जाता है, फिर उस काम की आदत पड़ जाती है, फिर तो उसी में बंदा सफल हो जाता है। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद तातुस ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने हाँ कहा। तो बोले, मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ, तुम इसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज? तातुस ने अपने लिखने के टेबल के ड्रॉर से पेन और एक कॉपी निकाली। ड्रॉर से एक पेन और एक कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखो। तो तातुस ने कौन सी चीज दी? पेन और कॉपी। कहा कि इसमें लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो, और संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आई सब इस कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ लिए मैं सोचने लगी, इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुस ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। मैं बोले, जरूर लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकोगी, जैसे बने वैसे लिखना। पेन और कॉपी ले मैं घर आ गई और उसी दिन से रोज दो एक पेज रोज लिखने लगी। दो एक पेज रोज लिखती है बेबी, दो एक पेज लिखती। और मैं किताब भी पढ़ती। तो मेरे काम पर आती तो आतस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो वो बहुत खुश होते और कहते, तुम यदि रोज लिखोगे तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूंगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो भी चुके होते। नींद टूटने पर देखते कि मैं जगी हुई हूँ, तो सवेरे कोई ना कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या पढ़ती लिखती रहती हो? मैं कहती, कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी। और फिर वहां कुछ अन्य सुविधाएं भी थी जिसके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। तब समय मैं यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहां पानी की असुविधा थी, वहां बाथरूम की असुविधा थी। चार घरों के बीच एक बाथरूम था, चार घरों के बीच एक बाथरूम था। के घर में छोड़ना चाहती थी। सवेरे के लिए उसमें घुसता तो कोई दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता, और फिर जाना पड़ता। तो लेकिन वहां भी चैन से कोई भी नहीं कर सकता। वो फिर तंग करना शुरू कर देते। लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल लिए बाहर जाते। अब वहां बोतल संभाले या सुअर भगाए, मुझे तो यह सब देख सुनकर बहुत खराब लगता। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। तो उसने मुझसे पहले ही पूछा था कि तुम जहाँ रहते हो वहां पे बाथरूम बाथरूम है कि नहीं। ऊपर के ऊपर के बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धोकर निपट कर जा सकते हो। उस दिन जब मैं वही वह सब करने लगी करके घर जाती। किसी किसी दिन घर पहुंच में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने लगती कि इतनी देर क्यों हो गई,
कभी-कभी मैं यह भी जानना चाहती कि मैं कहाँ गई थी? उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता। ये जो इस तरह की बातें इस पाठ में यहाँ आई हैं और ये और अपने 11वीं क्लास के बच्चों को दी है, इसका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि जीवन अनगिनत संघर्षों का नाम है। हमारा जीवन अगर अच्छा है, तो उसे और अच्छा बनाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। हमारे पेरेंट्स अगर हमारा इतना ख़्याल रख रहे हैं कि हमें बेबी जैसी दिक्कतें नहीं आई, तो अब हमें हमारा पेरेंट्स का उतना ख़्याल रखना है कि उसने अपने माता-पिता का नाम रोशन किया। 7वीं में पढ़ती हुई लड़की थी, तो हम तो 11वीं के बच्चे हैं, हम तो काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं और इस तरह के जीवन की चीज़ें अपने जीवन में भी इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, संघर्ष आ सकते हैं, फिर भी हम सफल हो सकते हैं। मैं सोचती यह भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूँ और लौटूँ तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बाँदी हूँ कि वह सब सुनना ही पड़ेगा? घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती। बाँदी माने नौकरानी या दासी और नागा माने टाइम से देती हूँ। ये मैंने सोचा कि क्या पता 11वीं क्लास का कोई बच्चा इसे सुनेगा तो उसके लिए मैं इनके अर्थ बता देता हूँ, आप सब लोगों को तो पता है। तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों का इतना दर्द क्यों होता है? और मैं जाती भी कब-कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास, काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती, कभी-कभी सविता से ज़रूर मिल पाती, सविता। वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी, तो सविता कौन थी? निम्नलिखित में से सविता कौन थी? तातुश की बहन, बहन, बेबी की पुरानी कोठी की सहेली, इनमें से कोई नहीं। तो सविता बेबी की पुरानी कोठी की सहेली है। यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने में भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार? मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती? और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली? उसके होते हुए भी पाड़े माने मोहल्ले के लोगों की क्या-क्या बातें मैंने नहीं सुनी। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा, तो मैं आँख मुँह बंद किए चुप में रह जाती तो क्या करती? जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुँह बंद नहीं होते थे, तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। यहाँ तो ऐसी बातें और भी सुननी पड़ती। मैं काम पर आती-जाती तो आस-पास के लोग एक-दूसरे को बताते कि इस लड़के का स्वामी यहाँ नहीं रहता। यह अकेले ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते। वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कहकर कोई बहाना बनाकर घर से बाहर निकल आती। इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं बाहर जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते लेकिन मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनसे बचकर निकल जाती, तापस के यहाँ जब पहुँचती और मैं बताती कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर पढ़ाई-लिखाई के बारे में पूछा है, तो खुशी में मैं वह सब भूल जाती और रास्ते में मेरे साथ घटता है। तातुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में रहते थे, तो तातुस के बंधु रहते थे कोलकाता कोलकाता और दिल्ली, जिन्हें वह मेरे पढ़ने-लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियाँ लिखकर या फ़ोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब तब पूछते रहते थे। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी, लेकिन कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाज़े पर खड़ा हो गया। मैंने उसे बैठने को कहा, वह बस बैठा तो बस उठने का नाम ही नहीं ले। उसने बातें चालू की तो लगा कि कभी खत्म ही नहीं होंगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने का वो भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसके बगल से निकला नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को अनसुना न करती तो क्या करती? मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर से जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दूँ। उसकी बातों से यह साफ हो गया था कि उसके कहने पर चलूँगी तो मैं उस घर में रह सकूँगी, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा ये क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी को कोई भी बात माननी पड़ेगी? मैं कल ही कहीं और घर ढूँढ लूँगी। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूँढती रही। एक दिन काम से मैं लौट रही थी, तो देखा मेरे बच्चे रोते-रोते दौड़ते चले आ रहे हैं और मेरे पास आके बोले, "मम्मी, मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया।" बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि यह क्या हो गया? मैंने कहा, "चलो, चलकर देखती हूँ।" वहाँ पहुँचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। सब देखकर मैं सिर पकड़ कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ? इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा? बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। जीवन की विकटतम स्थितियाँ हम सभी के जीवन में आती होंगी, सभी के जीवन में आती ही हैं। जब भगवान राम के जीवन में आई, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आई,
हम कौन हैं? सबके जीवन में आती है। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आस-पास जो और घर थे, उन्हें भी तोड़ डाला था। लेकिन उन घरों में कोई न कोई मर्द, बड़ा लड़का, स्वामी ज़रूर था, जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था। इसीलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए थे। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था। तो क्या कोई व्यक्ति रुका? हाँ, रुका था। कुछ लोग रुके थे क्योंकि बच्चों से मोह था और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे। ऐसे समय मदद कोई नहीं था मदद के लिए। मेरे पास मेरे 2-2 भाई रहते थे, पास ही में। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं, फिर भी मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुःख भोगना लिखा है। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोला दा आया और वह मुसलमान था। भोला दा आया और वह मुसलमान था। पास ही में रहता था, उसका घर भी तोड़ दिया गया था। तो रात 7-8 बजे भोला दा वह मुसलमान था, पास ही में रहता था। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे पापा को भी जानता था। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था। भोला दा ने कहा, "इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी?" इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी? उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह रात इसी तरह काट दी। ओस से मुझे याद आया, ओस के ओस के फूल गद्य संग्रह है या पद्य संग्रह? मैसेज बॉक्स में मैसेज करिए। ओस के फूल गद्य संग्रह है या पद्य संग्रह? सवेरे भोला दा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहां के साहब से बात करके देखो ना। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है। तातुस ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह भी दे सकते हैं। एक बार बात करके देख ही लेती हूँ। मैंने उससे कहा, बोला था तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो, मेरी तो ही कहने की हिम्मत नहीं होती। बोला था, बोला तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई। मैं बाहर ही खड़ा रहा। मैं भीतर गई, देखा कि तातुस अखबार पढ़ रहे हैं। तातुस अखबार पढ़ रहे हैं। बेबी का जब घर टूटा है, भोला था जब साथ आए हैं, जब वो घर पहुंचते हैं तो तातुस पढ़ रहे हैं अखबार। मुझे देखते ही वह बोले, क्या बात है बेबी, रोज तो तुम ऐसा नहीं दिखती, तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों है? मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले गए हैं, कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओस में पड़े रहना पड़ा है। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करना चाहता है। मेरी बात सुन तातुस फौरन बाहर गए और मुलादा से दो बातें कर मेरे पास आए और बोले, तुम रात को क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही? तुम्हें रात ही में चले आना था। खैर, अब बताओ कब आ रही हो? मैंने कहा, आप जब कहेंगे। तातुस बोले, अभी आ सकोगी? मैं राजी हो गई और घर जा एक रिक्शे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुस तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गई, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। तातुस ने एक कमरा उन्हें दिया। कहाँ पर दिया? छत पर। छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा, मैं खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। तातुस ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफी खाना रखा ही है। नीचे तो काफी खाना रखा ही है, यहाँ से आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले आवाज साफ आ रही है ना मेरी? क्योंकि अभी किन्हीं ने बोला उनकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। इससे पहले भी किन्हीं ने बोला उनकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। मेरी आवाज साफ है? जी। जी जी जी। सर, क्लियर। यस सर। मेरा उद्देश्य है कि आज मैं इस पाठ को खत्म कर लूं, क्योंकि 6 से 7 दिन 11वीं क्लास में ये पाठ खत्म करने में मुझे लगा था। मैं देख रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कितना जल्दी इस पाठ को हम खत्म कर सकते हैं। तो खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। दादा लोग माने भाई लोग खाएंगे। तातुस बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। इसे विन विन सिचुएशन कहा जाता है। कई बार मैं सोचता हूँ कि कितना अच्छा हो कि हम सब लोग एक दूसरे के पूरक बने। विन विन सिचुएशन माने कि सबका फायदा हो। विन विन सिचुएशन माने कि सबका फायदा हो। अब यहाँ तातुस को भी गरम गरम खाना मिल जाएगा और बेबी को रहने के लिए घर मिल जाएगा
और एक ना एक दिन तो सभी को जाना ही है, तो क्यों ना थोड़ा बहुत सुखपूर्वक जिया जाए। इसके बाद से मैं खाना-वाना अन्य सभी काम अपनी मर्ज़ी से करने लगी, किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तापस मुझे काम करते देखते तो कभी-कभी कहते, "बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो? सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो।" मैं बैठ जाती तो पूछती, "बच्चों ने कुछ नाश्ता-वास्ता किया कि नहीं? तुमने कुछ खाया-वाया? जाओ, ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करना, जाओ जल्दी जाओ, कितनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ दिया नहीं।" मैं फिर कहते, "यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो।" यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा। तो वहाँ आने के बाद बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा। तातो उसने एक दिन कहा, "देखो बेबी इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली।" मैं फिर बोली, "देखो तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी एक लड़की हो, यह घर किसी और का है, ऐसा मत सोचना। इसे तुम अपना ही घर समझना, मेरी कोई लड़की नहीं है। मैं तुम्हें अपनी लड़की ही" लड़की माने बेटी, हाँ, लड़की का अर्थ है बेटी। "मैं तुम्हें अपनी ही बेटी मानता हूँ।" मैंने सोचा, भला यह भी कोई कहने की बात है? यह तो मैं ही जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख़्याल रखते, कभी तबीयत ख़राब होती तो चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते, डॉक्टर मेरी जाँच कर दवा लिख देते और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुस को देती, तो जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। सिर्फ़ दवा ही नहीं लाते बल्कि जिस समय दवा खानी है उसे निकाल कर भी दे देते और मेरे आना-कानी करने पर ज़बरन खिला भी देते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी मैं फ़ौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना-पीना, कपड़े-वपड़े किसी भी चीज़ का अभाव भी लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। इस घर में मुझे सुख ही सुख था। फिर कभी-कभी मेरा मन उदास हो उठता था। 2 मास से 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली। ये भी एक बड़ी कहानी है। इससे प्रश्न बन जाएँगे। 2 महीनों से उसे उसके बड़े लड़के की कोई खबर नहीं कि कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है। तो शायद ये समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, "बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उससे मिलते क्यों नहीं?" 1 बार, 2 बार, 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुँह नीचा किए मैं बोली, "मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है।" तातुश चौंक कर बोले, "यह क्या बेबी? तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है?" मैंने कहा, "उसे जो लोग ले गए थे, वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया था कि वह किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक-ठाक मालूम नहीं था। उन्होंने जो-जो नंबर बताए थे, वहाँ मैं गई थी, एक बार नहीं, कई बार गई, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना भर सुना है कि उस घर के मालिक की यहीं कहीं दवा की दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं। तातुस चिंतित होकर बोले, "यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं।" उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, "ये लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे, तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था। तुम्हें पता है, ऐसे में न जाने क्या हो सकता है।" उनकी बात सुनकर मैं चुप रही आई। कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3 एक घंटे बाद लौटे। जब वापस बाहर चले जाते हैं, तो वापस कितनी देर बाद लौटते हैं, लड़के की खबर सुनकर? 3 के घंटे के करीब बाद वो वापस लौटते हैं। आते ही वह फ़ोन करने लगे। ये जो पाठ है, इसके देने का उद्देश्य क्या-क्या हो सकता है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 11वीं क्लास में बढ़ता हुआ बच्चा है, किशोरावस्था की तरफ अग्रसर है या किशोरावस्था में पहुँच चुका है। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पाठ से बच्चा सीखेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ तो वो स्पीड से पढ़ते हुए समझना सीखेगा। तेज़ गति से पढ़ रहा है, समझ रहा है। इसके अलावा वो एक लंबी सीटिंग में पढ़ना सीखेगा। ये पाठ मुझे खुद ही पढ़ना है और टीचर क्योंकि इसको बहुत सारा समझाना है नहीं इस पाठ को, सरल भाषा में पहले ही अनुवाद है ये। तो ऐसी स्थितियाँ बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ इस पाठ में आई हैं जो बच्चों के जीवन में आएँगी, आ चुकी हैं या किसी और के जीवन में आएँगी। हो सकता है हमारे बच्चे बहुत अच्छे हम किसी बड़े शहर के केंद्रीय विद्यालय में हमारी पोस्टिंग है या बड़े विद्यालय में हमारी पोस्टिंग है और वहाँ के बच्चे कुछ दिनों बाद आईएएस होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, बड़े घरों के बच्चे हैं, तो उनके घरों में भी तो काम करने वाले आ रहे होंगे। उनको इस तरह से समझाना है कि आपको अपने घरों में काम करने आने वाले जो भी लोग हैं, उनके साथ किस तरह का आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करना है, मानवतापूर्ण व्यवहार करना है। क्योंकि अभी समाचारों में हमने कई ऐसी घटनाएँ देखी कि किस-किस तरह से व्यवहार किया गया है। तो ये चीज़ें हम अभी से बच्चों को सिखा देंगे कि वो भी अपनी व्यक्तिगत लाइफ़ में बहुत जूझ रहे होते हैं और हमारे लिए काफ़ी कुछ किया है उन्होंने, काफ़ी कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए। फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी, मैंने सुना वे किसी से बातें कर रहे हैं और साथ-साथ मुझे बुला रहे हैं।
बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा भाई इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मैं फोन पर बात किए ही जा रहे हैं, बातें करते करते मुझसे बोले लो बात करो। मैंने पूछा कौन, किसके साथ बात करूं, वे बोले बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फोन कान से लगाया, पता नहीं कौन हेलो हेलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज नहीं पहचान पा रही थी, कान पर से फोन हटा, मैंने तातू से पूछा कौन बात कर रहा है। वो बोले अरे तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान रही हो। मैं चौंक कर बोली है मेरा बाबू। मैंने फिर फोन कान से लगाकर कहा बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वो बोला माँ कौन बेबी। मैं बोली हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है। मैं बोला माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सारे जो वाक्य हैं, ये चीज दर्शाते हैं कि वो भले ही जैसी भी पढ़ी लिखी थी, जैसा उनके मन में आया उन्होंने वैसा लिखा। तो अगर कोई बच्चा 11वीं क्लास का बच्चा लिखना शुरू कर रहा है और वो सोचे मुझसे अच्छा तो लिखा ही नहीं जा रहा, अपने आप को परफेक्ट दिखाने का कोई भी बड़ा या बच्चा कोशिश कर रहा है, तो ये पाठ हमें सिखाता है कि जैसा मन में आए वैसा लिख डालो। माँ पर मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का बड़ा हो रहा है, उसकी आवाज भी बदल गई है, 2-1 मास में इतना बदल गया। मुझे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। काकुच में समझ गए, उन्होंने पूछा लड़के से मिलने जाओगी। मैं बोली हाँ देख लेती तो और भी अच्छा लगता। वे बोले तो बताओ कब जाओगी। मैंने कहा आप जब ले जाएंगे। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा है। मिलने गई तो देखा कि लड़का बाहर पौधों में पानी दे रहा है। 2 महीने से घर नहीं आया था। तातुश ने फोन से बात करवाई। तातुश जब बाहर गए तो 2-3 घंटे, 2-3 नहीं 3 घंटे वो इधर उधर घूमते रहे। पूरी डिटेल उसके बच्चे की न केवल लेकर आए बल्कि फोन भी लेकर आए, फोन नंबर भी लेकर आए। मुझे नहीं मुझे नहीं लगा कि वह वहां ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की यह वयस, ये उम्र क्या काम करने की है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। पाठ से हम सीधा जोड़ देंगे, हालांकि वो 11वीं 12वीं के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चे को हम बताएंगे कि देखो बेटा ये उम्र काम करने की तो है नहीं। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगी तो वह उदास हो गया। मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूंगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूंगी। तो शायद यह सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फोन पर हाल चाल जानने के लिए कहते रहते थे। मैं उसे फोन करती तो वह सिर्फ यह जानना चाहता कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। बेटा सिर्फ यही जानना चाहता था। जब भी फोन करती तो वो जानना चाह रहा था कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है, लेकिन मैं नहीं बताती थी। मैं क्यों नहीं बताती थी, टाल जाती थी कि कहीं बिना बताए मेरे पास आ गया तो तातुस क्या सोचेंगे कि तातुस के पास पहले ही मैं, मेरा एक बेटा और एक बेटी रह रहे हैं, ये भी इतना बड़ा आकर रह लेगा तो अजीब लगेगा। दूसरा कारण ये भी वो बताती है आगे पाठ में कि दूसरा कारण ये भी है कि कुछ खुद क्यों नहीं कहते। बाकी सब चीजों में तो वो खुद कह लेते हैं, यहाँ क्यों नहीं कह रहे। तो इसलिए भी मैं अपने बेटे को नहीं बताती। मैं बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा। अब ऐसे संकेत दे चुके हैं आतुष कि उसकी उम्र का लड़का उन्होंने कभी रखा नहीं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि बेबी मैं उन सब को तो रख लूंगा, तुम्हारे बड़े वाले बेटे को मैं नहीं रखूंगा। उनकी यह बात मुझे बहुत दुखी ही करती है और मैं सोचता कि इसका मतलब क्या है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आओ। वे मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं, फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती लेकिन कहते भी कुछ नहीं। ये मनुष्य का स्वभाव है, हम सभी का स्वभाव है कि अपने माता पिता ने हमें कितना ही दे दिया, हमें उनसे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये हमारा स्वभाव है। अब तातुस ने बहुत सारी हेल्प की, और भी उनसे हेल्प चाहिए, और अगर वो नहीं कर रहे तो फिर उनमें इस तरह की चीजें कि लड़के पर मेरे विश्वास नहीं जैसी चीजें होते होते एक दिन तातुस ने स्वयं ही कहा तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। तो बड़े लड़के को काली पूजा पर वो बुलवा रहे। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैं फिर बोले उसके लिए यही कहीं काम देखो जिससे वह रोज तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी जानती हो बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, उसे वहां से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते हुए कोई और काम या पढ़ना लिखना भी सीख सके। ऐसे ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा, मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 2-1 घंटे काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों ना करूँ। तातुस बोले उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगी और आकर फिर वहां कटना होगा। ऐसे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, इतनी भागदौड़ करना ठीक नहीं, और फिर उसकी जरूरत भी क्या है। अभी तो वह सब जैसा चल रहा है
वैसा ही चलाओ। तातुस की बातें सुन मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती इस तरह से तो कभी मेरे बाबा माँ ने भी मुझे नहीं समझाया। लगता है पिछले जन्म में सचमुच मेरे बाबा ही थे। लगता है पिछले जन्म में सचमुच मेरे बाबा ही थे। ये कब सोचा बेबी ने? ये बेबी ने तब सोचा जब तातुस अलग-अलग तरीके से उन्हें समझा रहे होते थे और जब वो अपने बेटे को अपने पास रखने की बातें कर रही होती है तब। नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते? थोड़ी देर बाद तातुस ने फिर कहा, तुम्हें मैंने पढ़ने लिखने का जो काम दिया है तुम वही करती रहो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगे उतना लिखने पढ़ने में लगाओ तो तुम देखोगे एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा बेबी। और कुछ करने की जरूरत क्या जरूरत? कितनी बढ़िया बात। अब देखो इस पाठ का उद्देश्य क्लियर हो रहा है। इस पाठ का उद्देश्य बच्चों को जैसे ये लाइन आएगी यहाँ हम 3 मिनट रुक जाएंगे। सिर्फ पढ़ाई वो चीज है जो बड़े बड़े चीजें हमें अचीव करवा देगी। अगर हम अंबानी के बेटे नहीं है, ये हम बच्चों को कहेंगे, अगर हम अंबानी के बेटे नहीं है, अगर हमारे पास बहुत बड़ी नौकरियां नहीं है, बिजनेस नहीं है, सामान्य से परिवार के हैं, तो सामान्य परिवार से अगर उठना है तो किताब पढ़ो। अगर हम अंबानी के बेटे हैं और ये राजपाट हमेशा के लिए संभालना है और बढ़ाना है तो भी किताब पढ़ो। किताब पढ़ने से पहले किताब पढ़नी है, किताब पढ़ने के बाद किताब पढ़नी है। बीच में अगर कभी टाइम मिलता है तो कुछ और किया जा सकता है। सब ये कुछ और करने की जरूरत ही क्या है? अगर जीवन सुधारना है तो वो बेबी को बता रहे हैं तुम बस वही काम करो, पढ़ना लिखना, इसी से काम चलाओ ना बेबी। फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि लिखते जाओ, लिखना बंद मत करो। बंधु शब्द सिर्फ भाई के लिए नहीं आया, दोस्तों के लिए भी आया है। इस पाठ में बंधु शब्द का मतलब दोस्त वगैरह भी सब आ गए। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम मैं न कर बाहर जा कर दूसरे काम कर रहे हो तो मुझे ही दोष देंगे। कुछ दिन बाद तापस ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा बेबी तुम अपने लड़के को यहाँ ले आओ। अब फाइनली लड़के को यहाँ, क्योंकि ध्यान भटक रहा है ना बेबी का अपने बेटे को लेकर। मुझे उसका वहां काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसी तरह दूसरों के घर काम करता रहेगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये ठीक नहीं। तातुस ने आगे कहा मैं एक शिक्षक हूँ। अब तातुस है एक शिक्षक। तातुस का पेशा क्या है? एक शिक्षक है। मैं नहीं चाहूंगा कि बेबी एक बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए। तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वह घर का काम करते करते कोई हुनर या पढ़ना लिखना भी सीख सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल से ही मिलता है। मेरे पास अब तीनों बच्चे थे। फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती हम लोगों को खिला पिला तो वह रहे ही है और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूंगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊंगी। हाँ, तो समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। ऐसा बेबी ने एक बार पहले भी कहा है। फिर वो कह रही है कि इतना सुख कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। पहले जहां भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था। यहाँ वैसा कुछ नहीं था। तापस कहते बेबी मैं यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। तो यहाँ उनको कोई भी महीना नहीं मिलता है। हमने शुरू में जिक्र किया था जेब खर्च मिल रहा है तो जेब खर्च महीने से ज्यादा ही दे रहे थे वो। जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया जब तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा के दो बंधु भी वही रहने लगे। तातुस के कुल कितने बच्चे हैं? तो तातुस के कुल तो 3 लड़के हैं। तो तातुस का छोटा लड़का रह रहा है। छोटे लड़के के बंधु का मतलब अगर हम भाई लेंगे तो 3 हो जाएंगे। नहीं, बंधु माने दोस्त। वही रहने लगे। अर्जुन दा छोटा लड़का है। अर्जुन दा ये बंधु भी बहुत अच्छे थे। वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर बातें करते। उनमें से एक का नाम था सुखदीप और दूसरे थे रमन। अर्जुन, सुखदीप और रमन। अब वैसे तो ये बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन अब नाम याद करना है पहला पहला अक्षर तो असुर याद करेंगे। अ सु र असुर। और एक जमाने में असुर माने तो देवता ही हुआ करते थे लेकिन यहाँ असुर हो गए। अर्जुन दास से मुझे वे ही ज्यादा अच्छे लगते थे। क्यों न लगते? उन्हें चाय पानी खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे
कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज़ की दरकार होने पर कुछ नहीं कहता। तो वो दोनों क्यों अच्छे लगते थे? क्योंकि वो माँग लिया करते थे चीज़ें, बातचीत कर लिया करते थे। अर्जुन दा तो कम ही बोलता था, बस बिस्तर में लेटा रहता। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, "अर्जुन दा कुछ लाऊँ? चाय, खाने को कुछ?" वह सिर्फ़ सिर हिलाकर कभी हाँ करता तो कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे, वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदेव दा कम बातचीत करने वाला था। मुझे लगता वह शर्माता है। रमन दा दूसरी तरह का था। वह इस घर को बिल्कुल अपना ही समझ के रहता था। तो इस घर को अपना समझ के कौन रहते थे? रमन। रमन का मतलब क्या है? रम क्या था वो यहाँ पे? सुखदीप वो अपने आप मन में ही थोड़ा कम बातचीत करने वाला था, शर्माता था। रमन दा रम गए थे, माने इस घर को अपना ही समझते थे। अपना समझ कर रहता, वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाता भी। जब अपना समझ के रह रहा था, तो काफ़ी कुछ सिखाता भी। खाने की कई चीज़ें बनाना मैंने उसी से सीखा। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में बातें करता। वह कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनको शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई-लिखाई पर नज़र रखनी होगी, उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो उनका पढ़ना-लिखना चौपट हो जाएगा। रमण दा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं है, तो ये भी रमण दा ही सोचता था। रमण दा के बारे में काफ़ी चीज़ें आ गई। तीनों बच्चे लड़के ही हैं। मेरे लड़के का खेलना-कूदना धीरे-धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था। कभी-कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमण दा की भूल उस दिन दूर हुई जब मेरी लड़की को एक गुड़िया से खेलते हुए देखा। उसने तातुस से पूछा, "बेबी का यह लड़का है या लड़की? इसके हाथ में तो गुड़िया है।" तातुस बोली, "क्यों तुम्हें मालूम नहीं है तू बेबी की लड़की है?" रमण दा ने तब हँसकर कहा, "तभी तो।" और मैं तो समझ बैठा था कि यह भी लड़का ही है। तो बेबी के 2 लड़के हैं और 1 है लड़की। और इनके साथ जुड़ी हुई है रमण दा की कहानी। तो यहीं पर रम गए थे और बच्चों के बारे में बातचीत करते थे और काफ़ी कुछ उन्होंने सिखाया भी। रमण दा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल-पहल बढ़ी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इस बीच मेरा बड़ा लड़का मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुस ने काम दिला दिया था, जहाँ साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया। और तातुस ने जिस घर में काम दिलाया, वहाँ काम देने वालों ने कहा कि हम आपके इस बच्चे को पढ़ा। मेरा छोटा लड़का, लड़की भी पढ़कर देर से लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमन दा, सुखदेव दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुस ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम सकती हो। बच्चे वहां खेलेंगे, तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मान मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहां जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी। वे वहां उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहां वे काम करती थी। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, वह तुम्हारे साथ नहीं रहता क्या? वहाँ कई जवान लड़के भी आते और उनमें बंगाली भी होते, वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका नहीं मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातचीत करते। यदि कोई स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात न करना कैसे संभव है? फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती और न ही अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती। तातुस ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज्यादा बातें नहीं करूं। तातुस ने ठीक ही कहा था। मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती भी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। इतनी पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की ही इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्चे के साथ खेलते देखा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, एक लड़की को एक बच्चे के साथ खेलते देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी, उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था, वह बच्चे को लेकर आती और उसी के साथ खेल-खाल कर चली जाती। वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हँसी-मज़ाक करते हुए किसी और की ओर देखती तक नहीं। वह देखने में नेपालियों जैसी थी। वह लड़की देखने में कैसी थी? नेपालियों जैसी थी। उस बच्ची से वह बांग्ला में बात करती थी, जिससे मुझे लगता कि बंगाली हो सकती है। उसकी वयस 20-22 साल की थी, तो 20-22 साल की लड़की है ये। साफ मालूम था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया तो खुशी-खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ उसे पास बैठा लिया। पूछा, तो तुम क्या बंगाली? उसने हाँ कहा। फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। तो ये लड़की है सुनीति, जिसकी उम्र है 20-22 साल की, जो अपने साथ एक बच्चे को घुमाने लाती है, जो नेपालियों जैसी दिखती है लेकिन है बंगाली। और एक और लड़की आई थी, एक और महिला आई थी, उनका नाम था सविता। सविता कौन थी? अगर आप भूल गए हैं, तो एक बार देख लीजिए, याद है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। मैं थोड़ा-सा लेता हूँ साँस। सविता कौन थी? नहीं है ध्यान।
सहेली थी, कोठी की सहेली। सचिन सर और सुदेश मैम दो ही जगह हुए हैं। नहीं सर, सहेली थी। अच्छा, बाकी लोग भी जगह हुए। सहेली नहीं थी, कोठी की, पुरानी कोठी की सहेली। पुरानी कोठी की वो सहेली थी। और अब आई है सुनीति। सुनीति 20-22 साल की एक लड़की है, कुंवारी है, शादी नहीं हुई है। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेलजोल हो गया और हम एक दूसरे से रोज पार्क में मिलने लगे। किसी दिन दिल किसी दिन मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते, किसी दिन नहीं मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। सुनीति ने बचपन ही में अपने माँ बाबा को खो दिया था। अब ही स्थिति अपनी ऐसी ही स्थिति अपनी बेबी की है। ऐसी स्थिति 9वीं क्लास में दोनों बैलों की और उस बच्ची की थी। तो समान दुख जब होते हैं तो हम उस व्यक्ति के थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं। सुनीति ने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही। जब वो 1 वर्ष की हुई तो बाबा की मृत्यु हो गई। जन्म हुआ तो माँ नहीं रही, 1 वर्ष की हुई तो बाबा की मृत्यु हो गई। बाबा तुलसीदास, अभी हम तुलसीदास से जोड़ सकते हैं सुनीति को कि बाबा तुलसीदास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जन्म हुआ तो माँ नहीं रही, शायद ऐसा ही था। उस साल 5 साल के हुए, कितने साल के हुए तब वो पिता की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जिन्होंने पाला, एक कोई कौन थी मैं अभी भूल रहा हूँ, उपन्यास में पढ़ा था, फिर उनकी भी मृत्यु हो गई। ते उसके माँ, मामा और दीदी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में माँ के रहने से कितना कष्ट होता है, मैं माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी और तब यह मालूम नहीं था कि अगले दिन वह चली जाएगी। उसने मुझसे कहा था तुम कल अपना पता लिख कर ले आना, मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क गई लेकिन वह नहीं आई, वह चली गई है। यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्चे को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला, वह कर भी क्या सकती थी। जिनके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था। सुनीति के नए रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता। मैंने वहां जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहां बिताती थी उतना अब मैं पढ़ने लिखने में बिताने लगी। तो जितना समय अब मैं वहां बिताती थी उतना अब मैं पढ़ने लिखने में बिताती थी। अब पता चल रहा है कि ये किताबें कितनी काम की हैं। जो उसका अपना लेखक है, जब वो अकेलापन महसूस करता तो पढ़ने लिखने, गाने गीत लिखने में अपना समय बिता रहा होता था। अकेलेपन का ऐसे ही सब सदुपयोग हो सकता है। फिर वो अकेलापन नहीं रहकर एकांतपन बन जाता है। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुस ने फोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेजा। तो तातुस ने इस रूप में उसे भेजा, फोटोकॉपी करा के भेजा। कहाँ भेजा? कोलकाता भेजा, अपने बंधु के पास भेजा। जो कुछ मैं लिख चुकी थी उसे, और बहुत जल्द छपकर वो कुछ आने वाला है। और बहुत सारी खुशियां उन्हें ठीक वैसे ही मिलने वाली हैं जैसे महादेव वर्मा की किताबें छप कर आने के बाद भक्तिन को खुशियां मिलती थी। तातुश हठात एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो उनकी ओर देखती रही। अवाक से मुझे याद आया, पहली मूक फिल्म कौन सी थी और पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। अवाक हो उनमें देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी। मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा सुनाइए ना, देखो क्या लिखा है उन्होंने। तातुस ने मुझे बैठ जाने को कहा, फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी डायरी मुझे पढ़कर कैसा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुस ने सचमुच एक हीरा खोज निकाला। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुस से 1 वर्ष बड़ा हूँ। मैं तुम्हारे तातुस से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह अब संभव नहीं। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुस के पास से बांग्ला अभिधान, अभिधान माने शब्दकोश लेकर रोज उसे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा।
आशा करता हूँ कि तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर अवाक रह गई, मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात नहीं, फिर मेरी लिखावट भी खराब है, लिखने में भूलें इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं, फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातू से पूछा कि मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा? तो तातुस बोले, "वह तुम नहीं समझोगे।" मैंने कहा, "मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ।" तातुस ने कहा, "तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथा-पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो। उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। बस लिखो और पढ़ो, उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा।" कितना बढ़िया परीक्षा के टाइम में ये लाइन आ गई बीच में। कातुस की बात मैं अनसुनी नहीं करती तो क्या करती? जैसे मुझे घर में करने को कुछ, घर में अर्जुन दा, रमण दा, सुखदीप दा, अब इनमें से रमण दा के बारे में कुछ ज़्यादा ही बातचीत हुई है। तो रमण दा से संबंधित अगर बनता है तो बन जाएगा कोई प्रश्न। ये तो एकदम चुपचाप-चुपचाप अपने में खोए हैं। लेकिन ये 3 हैं, इनको याद किया ही नहीं था, 3 और आ गए। उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा। तो ये आ गए सरारा। वो थे असुर। सरारा, सररा का भी आना-जाना लगा ही रहता था। समित, रजत, राहुल, वे सब भी मुझे बहुत चाहते और मेरे साथ तातुस जैसा ही व्यवहार करते। ऐसे में मैं खिलाने-पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकता? एक दिन भूल से तातुस की बात मान, दिन ही में मैं लिखने पढ़ने बातें करने में लग गए तो एक कांड घट गया। कांड क्या है? बहुत बड़ा कांड नहीं है, वे भी इसको कांड कह रही है, बड़ा छोटी-सी घटना हुई है। रमण दा उस दिन काम पर से लौटे, तो ये रमण दा के साथ ही ऐसी घटनाएँ होती हैं। काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी थी, जल्दी-जल्दी हाथ मुँह धोकर वो खाने बैठ गया, खाने के प्लेट में कोई गंदगी ना पड़ जाए, मक्खी-वक्खी ना हो जाए, इसलिए मैंने उल्टा करके, बेबी ने उल्टा करके उस प्लेट को रख दिया था। रमण दा ने देखा नहीं कि उल्टी प्लेट है और उसी में उसने खाना डाल लिया, तरी वाली सब्ज़ी डाल ली, गाढ़ी तरी वाली सब्ज़ी और रोटी लेकर खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो तरी वाली सब्ज़ी नीचे आने लगी और नीचे गिर गई। वह खाना छोड़ अवाक हो के देखने लगा कि हो क्या रहा है? कुछ क्षण बाद उसको समझ में आया कि वो तो उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वही वो बैठा-बैठा यही सोचकर हँसने लगा और मैंने तातुस से, तो कांड जो हुआ ये छोटा-सा कांड हुआ है, कोई बहुत बड़ा कांड नहीं हुआ। रमण दा के साथ हुआ है। मैंने तातुस से पूछा, रमण दा किसके साथ बातें करके हँस रहे हैं? तातुस बोले, कौन है वहाँ? मैंने कहा, वो और तो कोई है नहीं उस कमरे में। इतना कहकर मैं वहाँ गई तो देखा कि वो हँसे ही जा रहे हैं। पूछा तो यही उन्होंने बताया कि मैं हँसते-हँसते बोला कि देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हँसी के मारे मेरा भी बुरा हाल हो गया। हँसते-हँसते आकर मैंने तातुस को बताया कि ज़ोर से भूख लगी होने से रमणता ने बिना अपने प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में ही खाना खा लिया। वह भी सुनकर हँसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हँसते थे। उनकी हँसी उनकी अपनी तरह की हँसी थी। धीरे-धीरे उन लोगों का हँसना बंद हो गया। तो उनकी हँसी उनकी अपनी तरह की हँसी थी। ये किसकी हँसी का ज़िक्र होता है? तो ये तातुस की हँसी का ज़िक्र होता है। धीरे-धीरे उन लोगों का हँसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हँसी थम नहीं रही थी। मुझे देखकर तातुस बोले, "तुम क्या हँसती ही जाओगी? खाली हँसने से ही सब हो जाएगा? मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा।" मैंने कहा, "चिट्ठी? ये चिट्ठी-विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा।" तातुस बोले, "क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो।" लिखते-लिखते ही सब मैं सोच में पड़ गई। कभी किसी को चिट्ठी-विट्ठी लिखी नहीं, यदि लिखे भी तो बस जैसे-तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र लिखे। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूँगी, क्या लिखूँगी, कितना लिखूँगी, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। मैंने तातुस से पूछा, तो मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूँगी? तातुस बोले कि यही तुम सोच कर लिखो, बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े, ये दोबारा आ गया है कि वो 1 वर्ष बड़े हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें जेठू, पिता के बड़े भाई को जेठू कहा जाता है, बोलकर लिखूँगी। तातुस बोले, तुम्हारी जैसी मर्ज़ी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर-पैर मैं जानती नहीं थी। फिर ये जैसे बन पड़ा, लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी, ये वही जेठू हैं जो 1 साल बड़े हैं। बेबी से नहीं, तातुस से 1 साल बड़े हैं। प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी। क्या लिखूँ सोचते-सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए। मैं यहाँ के किताबों के बाज़ार गया था, वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई कि सारा बाज़ार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूँ। लोग वहाँ मतली की तरह किताबें खरीद रहे हैं। मैं अवाक हो देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया। दूसरी चिट्ठी और दूसरा खंड। जानकर बहुत खुशी हुई।
तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुस और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपी? आशापूर्णा देवी का पाखिर खाचा खाचार पाखी कैसा लगा? आशापूर्णा देवी की रचना का जिक्र आता है। पाखिर खाचा पाखिर खाचा खाचार पाखी। आशापूर्णा देवी की रचना। पाखिर खाचा खाचार पाखी किसकी रचना है? आशापूर्णा देवी की। अच्छा लगा। तुम्हें तातुस ने जरूर बताया होगा कि आशापूर्णा देवी घर के सारे काम काज निपटा कर उस समय चोरी चोरी लिखती थी। जब सब लोग उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकली थी। मैं और तातुस दोनों ही आशापूर्णा देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफी खबर रखते हैं, क्योंकि हमें उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो। ये कथन किसका है? ये कथन है जेठू का। हम में उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की समझ नहीं है। मैं और तातुस, तो यहाँ मैं कौन है? जेठू। यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा? मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू। दूसरा खंड, दूसरी चिट्ठी, तीसरा खंड का सवाल उन्होंने भेज ही दिया। जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ा था। अकेले जेठू ही ऐसा करते हैं बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातुस के एक बंधु रमेश बाबू भी थे। तो दिल्ली में जेठू और तातुस के रमेश बाबू दिल्ली में रहते थे। मैं जो जो लिखती वह सब तातुस उन्हें फोन पर सुनाते। एक दिन फोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने ये जो लिखा है ना, मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लगा। एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा, ये एनी फ्रैंक कौन है? तातुस ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकाल कर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई कि इतनी छोटी बच्ची ने इतना क्या क्या लिख डाला। मीरा के बारे में कहा जाता है कि उनके पास कला नहीं है, लेकिन दूसरी चीज ये भी कहा जाता है कि कला का न होना ही उनकी सबसे उत्कृष्ट कला है। शर्मिला देवी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही वयस की थी। शर्मिला उनकी ही उम्र की कौन सी है? शर्मिला दी है, और वो जेठी की बंधु थी। मैं कहीं पढ़ाती थी, उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, मैं करूं, उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं, मिलने पर भी तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी। एक दिन घर की एक अलमीरा में चीजें पहुंचते समय मैंने वहां एक फोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगा। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू, उनकी तरफ एक शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी, सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काट कर भी रख देती। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी, तो शर्मिला दी है लेखिका, और उनकी छप चुकी है एक किताब, और कुछ पत्रिकाओं में उनकी कहानियां भी छप चुकी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हाल चाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती, कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। लड़कियों में हम जो बातें करते हैं, लड़कियों में हम जो बातें करते हैं, वह शायद मिलने पर न हो। फिर सोचते कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। दोनों तरह की चीजें सोचती थी। ये सामान्य भी था। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु थे, आनंद। रमेश बाबू का जिक्र आ गया है, शर्मिला दी का जिक्र आ गया है, जेठू का जिक्र आ गया है, आनंद का जिक्र आ गया है। रमेश बाबू दिल्ली से हैं। अब आनंद है बंगाली बाबू, लेकिन है कहाँ से? जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा। तो पहला खंड पढ़कर लिखने वाले के ये जो शब्द हैं, ये है आनंद बाबू के। आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सके। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। तो ये कुछ नई बातें उन्होंने बताई कि नारी अत्याचार पे, असुविधा पे, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्टों के बारे में भी आप लिखो। ये सब आनंद बाबू बताते हैं। मेरी शुभकामना के साथ आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा।
तो अपना एक लेख भी भेजा चिट्ठी के साथ, वो कौन है? वो है आनंद बाबू। उस लेख को पढ़कर मुझे लगा था कि पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो, ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुश ने मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रही कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊँगी या नहीं। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे-सवेरे आ पहुँचे, मैं उस समय किचन में थी। बाबा, बाबा लौट कर आते हैं एक दिन सुबह-सुबह और बेबी होती है किचन में। मैंने उस व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई, उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, "कैसी है बेटा?" मैं बोली, "बाबू आपके शरीर का ये हाल कैसे हो गया?" बाबा बोले, "कहाँ कुछ भी तो नहीं हुआ, बच्चे कैसे हैं?" मैंने कहा, "ठीक है, सब ठीक है, स्कूल गए हैं।" मैं तातुश के पास दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुश बोले, "उन्हें घर में बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना-वाना तैयार करो।" बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, "चाय बनाऊँ?" मैं बोले, "नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय?" मैंने जल्दी से 1 गिलास शरबत बनाकर उन्हें दी। तो चाय का पूछा और बाबा को दिया है शरबत। साइकिल से वो आते हैं सवेरे-सवेरे, गिलास हाथ में लिए मैं बोले, "तू भी थोड़ा ले बेटा।" मैंने कहा, "नहीं बाबू, मैंने कभी अभी-अभी चाय पी है, माँ कैसी है?" मैं बोली, "ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती रहती है।" मैंने सोचा करेगी, क्यों नहीं, 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं, अभी तक दूरी के कारण मिलना-जुलना नहीं हो सका। अभी 2-1 दिन के लिए वहाँ चले जाऊँ तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाए। मैं अब और वही सब भोगने को तैयार नहीं। वहाँ आकर इतना मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती, तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़े। बाबा के साथ इधर-उधर की काफ़ी बातें करते-करते मैंने पूछा, "कोलकाता की क्या खबर है? मेरा भाई कैसा है? माँ कैसी है?" बाबा बोले, "माँ, तेरी माँ? तूने कुछ सुना नहीं लगता है क्यों?" बाबा मेरे मुँह की ओर थोड़ी देर देखते रहे। वो शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं यह रोने-धोने न लग पड़े। इसे सच-सच बताना ठीक होगा या नहीं, शायद बता ही देना चाहिए क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रहे हैं कि इसकी माँ जीवित है। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देख मैंने बाबू बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा उनकी आँखें भर आई हैं, तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मैंने मुँह से निकल मेरे मुँह से निकल पड़ा, "क्या हुआ बाबू? माँ की तबीयत तो ठीक है?" बाबा रुद्ध गले से बोले, "तेरी माँ तो 6-7 मास हुए दुनिया छोड़कर चली गई। तेरी माँ नहीं है? क्यों? तेरा दादा तो वहाँ गया था, उसने तुझे नहीं बताया?" मैं बोली, "नहीं तो, मुझे किसी ने नहीं बताया।" मैं थोड़ी देर दादा माने, "भाई।" मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक-सिसक कर रोती रही और मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है, मुझे लगता है तभी उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। मेरे दादा, दाऊदी, भाई कोई बहुत दूर तो रहते नहीं। रिक्शे में ₹10 भाड़ा लगता है। फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार वहाँ गई, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो, एक बार माँ के पास ज़रूर जाऊँगी। कितने दिन यही सोचती आ रही थी, अब सुनने को मिला, तेरी माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई। तेरी माँ हम लोगों को अब यहाँ 2 चीज़ें ऐसी आई, एक तो सुनीति नाम की एक लड़की मिलने आती है और सुनीति नाम की वो लड़की से मिलती है और फ़ोन नंबर, अता-पता कुछ नहीं ले पाती और वो चली जाती है और फिर दोबारा कभी मिलन नहीं होता। ऐसे ही ये अधूरी इच्छाएँ हैं कि मैं सोचती रही थी कि ये करूँगी, वो करूँगी, मिलूँगी और फिर समय बीत जाता है। पता नहीं हम बीत जाते हैं। मुझे पता चला था कि जब अस्पताल में भर्ती थी, तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वह उन्हें माँ से मिलाने ले जाएगा। तो छोटा भाई ने कहा था कि माँ से मिलाने ले जाएगा। पापा नहीं गए। मैं क्यों जाते? उन्हें जाने को दरकार ही क्या थी? उन्हें किस चीज़ का अभाव था? बाबा का जाना उचित होता। मुझे लगता है वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख़्याल से बाबा ने भूल की। अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाकर्म मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला। मुझे तो अभी-अभी पता चला और बाबा ने और बाबा ने
पूछा तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यहीं पास में है। बोले चलो थोड़ा देख आओ। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई, बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया और अरे दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोले दादू मेरा बाबू कैसा है? तो बाबा बोले तुम्हारा बाबू ठीक है। मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया। भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी। वह मुझसे बोले तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझसे बाबा ने कहा तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा बेटा, अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले दादू भाई ठीक से रहना, इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातू सर ने कहा आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं, चिंता करता लेकिन अब नहीं करूंगा क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़कियां खूब अच्छी तरह से इस तरह से है। पापा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख विख रही हूँ, सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। जहाँ पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब वह जब तक फोन पर मेरा हाल चाल पूछने लगे, वह बार बार यह भी जानना चाहते थे कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, खत्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते और साथ में यह भी कि यदि मैं रुकना मैं चाहूँ तो लौट भी सकती हूँ, मेरे जाने की इच्छा नहीं होती। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई, मैं आंखों से उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता लगी रहती। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियां आ पहुंची। जेठू और शर्मिला दी की मुझे जवाब देने की चिंता अलग से रहती। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे, मेरा मन भी बहल जाएगा, यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई, कहानी की तरह पढ़ने लगी। तातुस ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है। मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूले तो होंगे ही, लेकिन कैसी चिट्ठी तुम लिखना बंद कर दोगे? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं, जिज्ञासा होने से ही हम लिख पढ़ पाते। तुम्हारी कहानी का इधर सोई पड़ी है, तुम्हारे ताकुस की तरह रॉबर्ट्स में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी छोटी हो जाओ, यही मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुस और तुम्हारे जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा। आशा पूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी मिलती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती, इसलिए उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा। बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। उसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी आएगी। लिखने पढ़ने से ही लिखा आ जा सकता है। यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई होगी। तुम्हारे तातुस ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। परफेक्ट कोई है नहीं, कमियां चलेंगी। भूल होती हो तो हो, फिर भी लिखो। बेटों की जितनी चिट्ठियां आती उतनी ही इच्छा होती कि लिखो और भी लिखो। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। शर्मिला दी हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी चिट्ठियां सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी चिट्ठियां कुछ और ही तरह की होती है। मैं सोचती कि उनकी यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी, क्या उनके साथ भी उनका वैसा ही व्यवहार करती होंगी जो मेरे साथ है? तो मुझे तो वह किसी घर के काम करने वाली लड़की की तरह नहीं दिखती और चिट्ठियां भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपनी किसी बांधवी को लिखती हूँ। तातुस उनकी चिट्ठियां पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख लेती। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी ये चिट्ठियां मुझे आह्लादित कर देती थी। ये भी एक बार सोचकर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसे वह क्यों है, इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो। जिन्हें तुम माफ भले ही न कर सको, वे भी जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ किया जा सकता है। जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ किया जा सकता है, शायद वैसा करना ही भला भी है। तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे, फिर खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भरकर हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात न होगी तब भी हंसेंगे, क्योंकि तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती होगी जब तुम्हारा लिखा हुआ पढ़कर कोई कहता होगा कि बहुत अच्छा लिखा है। तुम क्या कभी ये सोचते हो कि इतनी कठिनाई इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन, लिखना शुरू करने के बाद से कितना सुंदर कैसे हो गया? मुझे अब बातें बड़ी मजेदार लगती है कि शर्मिला ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने
कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने स ओ के सिंदूर, डिब्बी, पाउडर की डिबिया, आईना, कंघी, न जाने क्या-क्या सजने में लग बैठ जाती हैं। साड़ी पहनती तो किसी सहेली को बुलाकर पूछती कि देखो, ठीक तो पहनी है कि नहीं? सहेली उनके मन की बात नहीं कहती तो ठहरो, और इस तरह वो दसों बार खोलती, पहनती है, अलग-अलग साड़ियाँ बदलती है, ऐसा कुछ। शायद ये इसलिए दिया है कि बढ़ते बच्चों को सादगी का पाठ पढ़ाया जा सके। स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा? स्वामी कहता है, यह साड़ी पहनो, इसमें तुम अच्छी दिखोगी। उस साड़ी को पहने हुए मुस्कुराती हुई जल्दी-जल्दी कमरे में चली जाती और फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती कि वह एक बार फिर कहे, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, भी चाहती कि लोग भी कहें, देखो, देखो कितनी सुंदर लग रही हो। मैं तो देख अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहनने से इतना मोह है, इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि ओठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। यह सब चीज़ें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती हैं। मुझे यह सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही अधिक सजना-धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़ कर ज़बरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बाँधती। ये बातें उन्होंने लिख तो दी, ये बातें हमने पढ़ तो ली, लेकिन एक बात और भी तो होती है। जैसे बेबी के बारे में कोई बातें करते हैं तो बेबी को पसंद नहीं होता, तो होना ये चाहिए कि जो जैसे जी रहा है, अगर वो किसी को कष्ट नहीं दे रहा तो उसे वैसे जीने दिया जाए। ये ब बात हम बच्चों को बताते चलेंगे कि भई कोई कुछ भी कर रहा है, हमें तो कष्ट नहीं दे रहा ना, और ना उस वो कुछ अश्लीलता की हदें कुछ पार कर रहा है, तो ठीक है, तो चलने दो। क्योंकि लोग फिर हमारे बारे में भी फिर बातें करेंगे, तो फिर उसका भी हमें ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या है, बच्चों को दोनों चीज़ें बताते चलेंगे। सहेलियों के साथ नहीं जाना होता तो सहेलियाँ ये कह-कह कर मुझे सजाती-बजाती। ब्याह के बाद में इन सब चीज़ों का शौक मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे-तैसे कंघी कर माँग में सिंदूर लगा चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की औरतें, मोहल्ले की औरतें, पाड़ा मोहल्ला की औरतें मुझे देखकर जलती भी, अगर अब मुझे देखती तो और भी जलती और इसको उसको बुला आपस में खुचर-मुचर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह मैं सलवार सूट जो पहनने लगी थी। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। यहाँ मुझे सब कुछ नहीं मिलता था, तो उसके लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ देकर जाती। सोचते कि इन लोगों का इतना प्यार सँभाल भी पाऊँगी या नहीं। अब मुझे आश्चर्य होता है कि जब कोई कहता है कि मैं इसके या इसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूँगी। दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं किसी और के साथ नहीं रह सकूँगी। ये सब बस कहने भर की बातें हैं। जो पहले कहा करते थे कि उसके या उसके बिना नहीं रह सकते, वे आज उनके बिना बड़े मज़े में हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी, जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा था। धीरे-धीरे सब ठीक हो गया, बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछड़ने के दुःख की जगह अब मैं मानने लगी थी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने नहीं आए। मैं अपने बाल-बच्चों में मगन थी, इस बात से खुश थी कि उनकी पढ़ाई-लिखाई ठीक चल रही है। वे अब न तो पहले की तरह ज़रा-ज़रा सी बात पर रोने-चिल्लाने लगते हैं, ना ही बेमतलब इधर-उधर भटकते हैं। बातें भी अब वे ऐसी करने लगे जैसे पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ ही दिन हुए, मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, तुम कभी स्कूल गई हो?" सवाल, कितना समझदार सवाल। मैं अवाक हो उसकी तरफ देखती रही और सोचने लगी कि इतनी ज़रा-सी बच्ची ऐसी बात पूछ रही है। अब भला मैं इसे क्या जवाब दूँ? मैं कुछ बोलती इसके पहले उसने फिर कहा, "माँ, एक कविता सुनाओ ना।" मुझे क्या वह सब अब याद था। फिर भी 2-4 लाइनें मन में आई, उसे सुना दी। वह खिलखिलाकर हँस पड़ी और बोली, "इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है।" उसकी बात पर मुझे हँसी आ गई और कुछ दुःख भी हुआ। मैंने सोचा, मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हँस सकते हैं तो उस समय तो और हँसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी तो देखा ही नहीं था। यहाँ मैं रोज़ अखबार देखती, अंग्रेज़ी न जानने से उसका सिर-पैर कुछ भी समझ नहीं आता, फिर भी तस्वीरें देखकर तातुस से उनके बारे में पूछती। तातुस कहते, "तस्वीरों के नीचे बड़े-बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो।" मैं एक-एक अक्षर बोलती जाती और तातुस हूँ, हूँ करते जाती। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातुस पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। बार-बार पूछने पर कभी-कभी वह उकता जाते, क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू, तो तातुस का प्रिय अखबार है द हिंदू। का प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते, शायद इसलिए अखबार हाथ में लिए वह कहते, "बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी?" मैं कहती, "हाँ, हाँ, भेजूँगी, अभी टाइम है।" वह फिर कहती, "कब भेजोगी? देर नहीं हो जाएगी?" जाओ, मैं घड़ी की तरफ देखकर उठ पड़ती। बच्चों को स्कूल भेजना हो ही तो कोई अकेला काम था नहीं। अर्जुन दागे उठने पर उसके लिए कुछ खाना-वाना भी तो बनाना होता। ठंडी रोटी वह
खाता नहीं था, इसलिए गरम-गरम बनाकर देनी होती थी। उसे अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने का शौक था। चिकन-विकेन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा ये सब उसे अधिक पसंद था। साथ में टोमेटो सूप, चिकन सूप, प्याज़ सूप जैसा कुछ भी हो तो अच्छा लगता था उसका खाना। उसे पूछ कर ही बनाती, लोगों को बना-बना कर खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता। मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी उसने कुछ नया-नया बना के अड़ोस-पड़ोस के लोगों तक को मैं खिलाती थी। इस पर मेरा स्वामी मुझ पर गुस्सा भी करता। लोगों की किताबें देखकर तरह-तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता, उतना ही अच्छा उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना अच्छा लगने लगा। उपन्यास, कहानी, कविता, अखबार देख-देख के मुझ पर जैसे उसका नशा सा चढ़ गया था, तो उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता और वैसी बातें बार-बार सुनने समझने के लिए मैं रोज़ सवेरे गेट पर खड़ी हो अखबार आने का रास्ता देखती। उस दिन सवेरे उठने से मुझे थोड़ी देर हो गई थी, नीचे आई तो देखा तातो स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी-जल्दी किचन में गई और चाय बनाकर लाई। चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसके तस्वीरें देखने लगी। तातो बोले, "तुम्हारी चाय कहाँ है? जाओ ले आओ।" मैं चाय लेकर खड़े-खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, "खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ।" मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रख अखबार देखने लगी। हठात तापस बोले, बेबी तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया। तुम सोचकर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या बुरा। यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा। इतना कहकर तापस फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी सोच बेबी ने बोला, यह भी कोई है पूछने की बात है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसकी माँ कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। पढ़ना लिखना तो उसका हुआ नहीं। फिर भी उसका महत्व वह ठीक-ठीक समझती थी और जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती और उसे पता चलता स्वयं देखती कि उसकी बेटी आज भी पढ़ना चाहती है या पढ़ लिख रही है तो कितनी खुशी उसे होती। आकाश की ओर देखती जैसे वह अपनी माँ से कहना चाहती हो, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ। मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ। उन्हें बस आशीर्वाद, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू छाती भिगोते फर्श पर बक रहे थे। यहाँ से हम इस पाठ का उद्देश्य और भी क्लियर कर देंगे कि देखो पढ़ाई का बेटा कितना अधिक महत्व। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हल्का फुल्का या ज्यादा भटकाव आता है बच्चे के जीवन में। गिलास में चाय कब की ठंडी हो चुकी थी, तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आवाज आहट सुनाई पहुंची। वह चौंक पड़ी, घूम कर देखा अर्जुन था उठ चुका था, नीचे आ रहा था। ऊपर तो बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है। वह चाय बनाने किचन में जाने लगी, तभी देखा किसी ने गेट पर बेल बजाई। आकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। उससे बोला, यह तुम लोगों का है, डाकिया बोल के हमारे यहाँ डाल गया था। उस लड़के से पैकेट ले उसने आकर तातुस को दिया। तातुस ने देखकर कहा, यह तो तुम्हारा है, ये लो। जाकर उसमें क्या है पैकेट लेकर किचन में गई और अर्जुन की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी। उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा, आश्चर्य देखा। फिर सचमुच उसमें लिखा था, आलो अंधारी बेबी। बस खत्म। नहीं, हालदार। एक पेज खुशी और से उसका है सर। मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उथल-पुथल में भी जेठू की वह बात याद आ गई कि आशापूर्णा देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती जब सब लोग सो चुके होते थे। उसने सोचा, जेठू ठीक ही कहते हैं कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। बात जितनी सरल है ना, उतनी ही कठिन है भाई। एक महिला जो अपने घर के काम करके लिखना पढ़ना शुरू कर रही होगी, वो जानती होगी। हमारे लिए तो फिर भी चलो थोड़ा-सा आसान है। हठात उसकी नज़र चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी, जो उबलते-उबलते काफ़ी कम रह गया था। उसने जल्दी-जल्दी चाय बनाकर अर्जुन को दी और तब वह नीचे से ही देखो, देखो एक चीज़ बोलती-बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास पहुँची। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। भले ही कुछ भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा। उसने उनसे कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है। उसके लड़के ने एक-एक कर सभी अक्षर पढ़े। बोले, बेबी हालदार, माँ तुम्हारा नाम किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देख उसका मन खुशी से और भी भर गया। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात उसे कुछ याद आ पड़ा। वह बच्चों से
छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई। नीचे आते आते उसने सोचा कि कितनी बुद्धू है, पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर उसके पास आई, पैर छू प्रणाम किया और उनके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद किया। अनुवाद किया प्रबोध कुमार ने। ये प्रबोध कुमार आखिर कौन है? क्या किन्हीं को पता है प्रमोद कुमार कौन है? और हमारा पाठ हो जाता है खत्म। अब इसके कुछ है अपने पास प्रश्न, सारे काल्पनिक थे पाठ में। प्रमोद कुमार कौन है अगर पता है तो मैसेज बॉक्स में। पाठ में आए समाज में सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। क्या वर्तमान ऐसी स्थिति है? इस पर लंबी चौड़ी चर्चाएं हो सकती हैं, हम तो नहीं करेंगे। एक दूसरे के पूरक हो तो ही अच्छा है, एक दूसरे के विरोधी ना हो, बस इतना हो। अपने परिवार से तत्व के घर तक सफर के बारे में बेबी के रिश्तों की सच्चाइयां ये आई कि खून के रिश्ते काम नहीं आए। इस पाठ में घरों में काम करने वाले जीवन जटिलताओं का पता हमें चल रही था। आलो अंदर व्यक्तिगत सामाजिक पहलू भी लिए हुए थे कि एक अकेली महिला को कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है बेबी को। आशापूर्ण बन सकती हो। रचना संसार इस सत्य का रचना संसार का सत्य यह है कि कब किसका कैसे जीवन बदल जाए। बेबी की जिंदगी में तातुल का परिवार न आया होता तो कैसा होता। और ये वाला जो है, हाँ, बहुत सारी चीजें। अब अपने आते हैं पाठ के कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न करते ही आलो अंधारी पाठ के रचयिता कौन है? तो आलो अंधारी पाठ के रचयिता है बेबी हालदार। बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? तो बेबी हालदार के थे 2, 3, 4, 5। बेबी हालदार को काम दिलवाने में किस युवक ने मदद की थी? तो बेबी हालदार को काम दिलवाने में मदद की थी सुनील ने। बेबी हालदार से पहले तातुस के घर में काम करने वालों को कितना वेतन मिलता था? तो काम करने वालों को वेतन मिलता था 500, 800, 1000 या 1200। कितना वेतन मिल रहा था? तो 800 रुपये वेतन मिल रहा था। सोनिया मैडम, ममता मैडम, मनोज सर, सचिन सर, अमित सर, निधि मैडम, योगिता मैडम, वर्षा मैडम, काजल मैडम, पूनम गुप्ता मैडम, रश्मिता मैडम। बेबी हालदार से पहले तातुस के घर में काम करने वालों को मिलता की उम्र कितनी थी? काम करने वाले की उम्र कितनी थी? तो काम करने वाले की उम्र थी 35, 40, 40, 45 या 45, 50। तो काम करने वाले की उम्र थी, नहीं 45 नहीं थी, 35, 40 थी। 35, 40 थी। अगला है बेबी हालदार कितना पढ़ी लिखी थी? तो बेबी हालदार कितना पढ़ी लिखी थी? तो बेबी हालदार पढ़ी लिखी थी 7वीं क्लास, 6, 7वीं क्लास। ओके। अगला है तातुस के बच्चे तातुस को क्या कहकर बुलाते थे? तो तातुस के बच्चे तातुस को क्या कहेंगे? तातुस के बच्चे तातुस को कहेंगे तातुस ही कहेंगे। तातुस के बच्चे तातुस। अगला है तातुस के कितने बच्चे थे? तो तातुस के बच्चे होते हैं 3। ये 3 बच्चे होते हैं। बेबी हालदार किराए के घर में कुल कितने सदस्य रहते थे? तो बेबी हालदार के किराए के घर में कुल सदस्य 1, 2, 3, 4 कितने रहते थे? तो बेबी हालदार के किराए के घर में सदस्य रहते थे 3। हाँ, बेबी हलदार के किराए घर में सदस्य रहते थे 3। तातुस के परम मित्र कौन थे? तो तातुस के परम मित्र थे नील, जेठू, भोला था कौन? तातुस के परम मित्र थे तातुस के परम मित्र जेठू। आलो अंधारी पाठ के लेखिका है बेबी हालदार। आलो अंधारी पाठ हमने पढ़ा अभी, उनकी लेखिका है बेबी हालदार। आत्मकथा है ले बेबी हालदार की ही आत्मकथा है, बांग्ला में लिखी गई। मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? बांग्ला में लिखी गई। अनुवादक कौन है? अनुवादक प्रबोध कुमार है। अनुवादक प्रबोध कुमार। अंधेरे का उजाला, आलो अंधारी का मतलब है अंधेरे का उजाला। शादी हुई उस समय बेबी हालदार की उम्र थी 13 साल। और बेबी हालदार कौन सी कक्षा तक पढ़ी है? तो 7वीं तक वो पढ़ रही है। और बेबी हालदार 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। पति के साथ कहाँ रहती थी? तो दुर्गापुर में अपने पति के साथ रहती थी। दुर्गापुर छोड़ बेबी हालदार की शहर में आकर रहने लगी, फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में आकर रहने लगी। घर टूटने पर बेबी हालदार को मदद किसने की? भोला दानी घर टूटने पर मदद की। और बेबी हालदार को तातुस के घर काम दिलवाने में किसने मदद की? काम दिलवाने में
सुनील ने मदद की। भोला दा नाम तो भोला दा है, लेकिन वो मुस्लिम माने आदमी है। बीबी हालदार से से पहले तातुस के घर में काम करने वाली महिलाओं को कितना वेतन मिलता था? तो 800 रुपए महीना उनको वेतन मिलता था। उनकी उम्र 35-40 थी। वो एक विधवा थी और बंगाली महिला थी। बीबी हालदार से पहले तातुस के घर में काम करने वाली विधवा महिला की उम्र थी 35 से 40 साल। तातुस को लिखा कि बचपन बच्चे क्या बुलाते थे? तातुस को बच्चे भी तातुस ही बुलाते थे, तातुस को बेबी भी तातुस ही बुलाते थे। तातुस का अर्थ क्या होता है? तो तातुस का अर्थ होता है पिता समान व्यक्ति। तो बच्चे पिता को पिता समान व्यक्ति कहेंगे क्या? उनके बच्चे भी तातुस ही कह रहे हैं। ये मतलब पिता का पर्यायवाची, एक तरह से। तातुस कौन थे? तातुस बेबी हालदार के नए मालिक, जिनके यहाँ घरेलू नौकरानी का कार्य बेबी किया करते थे। तातुस के कितने बच्चे थे? 3। तातुस के छोटे लड़के का नाम है अर्जुन था। जेठू कौन है? तातुस के मित्र। तातुस के मित्र का नाम है जेठू, जिन्होंने पाठ में 3 बार बेबी को चिट्ठियाँ लिखी हैं। जेठू का अर्थ क्या होता है? जेठू का अर्थ होता है बड़ा भाई, ताऊ जी। बेबी हालदार के कितने लड़के? पड़ोस के लोग बेबी हालदार के लड़के को लेकर गए थे। बड़े लड़के को कौन लेकर गए? पड़ोस के लड़के। पार्क में जो लड़की मिलती है उसका नाम सुनिधि होता है। पार्क में 20-22 साल उम्र होती है, शादी हो नहीं रखी होती है और माँ-बाप उसके होते नहीं है बेचारे के। जेठू ने कौन सी लेखिका के बारे में बताकर लिखने के लिए प्रेरित किया? आशा पूर्णा देवी के बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया। आशा पूर्णा देवी के बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया, तो आशा पूर्णा देवी की कौन सी रचना का जिक्र करते हैं? आशा पूर्णा देवी की कौन सी रचना का जिक्र पाठ में होता है? मैसेज बॉक्स में कर दीजिए अगर आपको ध्यान है तो। बहुत बड़ा नाम है, रहने दो फिर। बीबी हालदार के लेखन की तुलना किससे की गई थी? आशापूर्णा देवी से। पाचार वाकई और पाचार का कुछ नाम था। बीबी हालदार अपना ज्यादा लेखन किस समय करती थी? तो रात में करती थी। बीबी हालदार की रचना किस शीर्षक से छपी? आलो अंधारे के शीर्षक से छपी। सजने संवरने के बारे में बेबी बचपन से ही सजने संवरने का उनको शौक नहीं था। लेखिका खुश क्यों हो जाते थे? क्योंकि वो लेखिका को बेटी की तरह मानते थे ना, इसीलिए अपनी बेटी को देखकर वो खुश हो जाते थे। और हो गया है ये अपना पाठ। आज के पाठ में इतना ही। आप सभी को